Okay, so good morning students. Welcome to English classes. This video is for the students of class 6. In this particular video, we are going to learn the words of the poem Somebody's Mother. I have already taught you the entire poem. You must have gone through the poem. You learned about the poem. You learned very well what exactly the poem was all about. What did you learn morally from the poem? All these things have already been discussed. Today I am going to teach you. Today we are going to do the vocabulary section. Okay? So take a pen and a copy before you and keep writing with me. मेरे साथ आप लिखते रहिए. Okay? So that you don't miss the words. I am going to give you the meaning of the words in English as well as in Hindi. I will try my level best to put those words in your day-to-day conversation, in your day-to-day life. Okay, and I'll give you one synonym of that particular word and one antonym of that word, and then I will frame a sentence based on that particular word. So be ready with a pen and a copy and keep writing with me. Okay? Okay. So somebody's mother is the name of the poem. The first word is ragged. Keep writing with me. मेरे साथ आप लिखते रहें. The first word is ragged. R-A-Z-Z-E-D. The meaning of the word ragged is someone who has worn the old torn clothes. Old torn clothes, पुराने फटे कपड़े को रैग कहा जाता है. और अगर किसी इंसान ने उस रैग को पहना हुआ है तो वो रैग्ड पर्सन हो जाएगा. सो ईडी लग जाने की वजह से ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ये एडजेक्टिव हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म. ठीक है ना? ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह ये काम करेगा. ये रैग्ड है. रैग्ड मतलब होता है फटे पुराने कपड़े. जैसा कि इसमें मीनिंग दिया हुआ वेयरिंग रैग्स. रैग मतलब फटे पुराने कपड़े. वो इंसान जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए, गंदे मैले कुचले कपड़े पहने हुए हैं, वो रैग्ड होता है. रैग्ड कौन होता है? बेगर्स होते हैं, या फिर जो रिक्शा पुलर होते हैं, एक्सट्रीमली पुअर जो होते हैं, बहुत गरीब जो होते हैं. और इस चैप्टर में कौन है रैग्ड? लेडी है, वो ओल्ड लेडी. ठीक है? सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज वेयरिंग रैग्स. रैग मतलब फटे पुराने कपड़े, और जिसने फटे पुराने कपड़े पहने वो रैग्ड पर्सन. ठीक है ना? वेयरिंग रैग्स. कीप राइटिंग विथ मी. मेरे साथ साथ आप लिखते चले. Old and torn clothes. Torn clothes. जैसा लिखा है जैसा मैंने लिखा है, आप वैसा ही डेफिनेशन याद करेंगे, सिनोनिम याद करेंगे, एंटोनिम. खुद से कुछ नहीं करेंगे, फिर गड़बड़ा जाएंगे. आपको अभी याद करने की जरूरत है, मेमोराइज करने की जरूरत है. ठीक है ना? ओके. सो रैग मीन्स wearing rags, a person who has worn rags, old and torn clothes. जो फटे पुराने कपड़े जिसने पहने हुए उसे रैग कहते हैं. इसका एक हम सिनोनिम देखेंगे. SYN मतलब सिनोनिम, और इसका एक एंटोनिम देखें, ANTO, एंटोनिम. ठीक है ना? इसके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है जैग्ड. JAZZED. जैग्ड मतलब ये होता है रैग्ड. जैग्ड इक्वल टू रैग्ड. वो इंसान जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए वो जैग्ड होता है. ठीक है ना? यानी कि रैग्ड होता है वो पर्सन. और अगर कपड़ों के सेंस में देखें तो हम इसे न्यू कहेंगे, नया. सो ओल्ड भी कह सकते हैं, लेकिन ओल्ड क्लॉथ जरूरी नहीं है कि वो रैग्ड ही होगा. पुराने कपड़े जरूरी नहीं है कि गंदे फटे मैले होंगे. ये शर्ट मेरा ओल्ड है, पुराना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये मैला है, कुचला है, गंदा है, फटा हुआ है. नहीं, ये फटा नहीं है, ये गंदा नहीं है, ये मैला कुचला नहीं है, और ये न्यू है. सॉरी, ये न्यू नहीं है, ओल्ड ही है, लेकिन ये फटा पुराना नहीं है. लेकिन अगर कोई कपड़ा आप मार्केट से लाते हैं परचेस करके तो वो न्यू होता है. कोई भी कपड़ा रैग्ड कब हो जाता है? कोई भी कपड़ा रैग कब हो जाता है? जब वो काफी दिनों तक उसको पहना जाता है और कुछ दिनों के बाद वो खराब होने लगता है, यानी कि वो फटना स्टार्ट हो जाता है. उसमें जल्दी से मैल धूल मिट्टी बैठ जाती है, वो जल्द गंदा होने लगता है. उस तरह के कपड़े को रैग कहते हैं, और जिसने रैग पहना हुआ उसको रैग या जैक्ट कहते हैं. ठीक है? इसे एक हम सेंटेंस लेते हैं इसी चैप्टर से आधारित. The old
लेडी, कीप राइटिंग विथ मी, मेरे साथ आप लिखते रहे इसे। द ओल्ड लेडी वाज रैप्ड, किस तरह की लेडी थी? रैप्ड थी, यानी कि उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। द ओल्ड लेडी वाज जैक्ड, रैप्ड, या द ओल्ड लेडी हैड, अगर इसके एंटोनिम बनाएंगे तो द ओल्ड लेडी हैड worn या put on new clothes। ठीक है, क्लियर है? चलिए, रैग मैंने यूज किया है लेडी के लिए। अगर किसी नाउन के लिए किसी वर्ब के थर्ड फॉर्म को या फिर किसी वर्ड को यूज किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो तो एडजेक्टिव होता है। मैंने यहाँ पे रैग को एडजेक्टिव की तरह यूज कर दिया। ठीक है, सेकंड जो इसमें आपका वर्ड है वो सेकंड वर्ड है थ्रोंग। बहुत अच्छा वर्ड है ये, THRONG, थ्रोंग। ये है आपका कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन है। थ्रोंग मतलब होता है क्राउड, भीड़, ये कलेक्टिव नाउन है। आपने पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन, तो ये हो गया आपका क्राउड, भीड़। किसी भी जगह पे CROWD, किसी भी जगह पे जब लोगों का जमावड़ा हो जाता है, when a number of people make a crowd at a particular place, it is called throng। वो पूरे सारे के सारे लोगों का कलेक्शन थ्रोंग कहलाएगा, जिसे क्राउड कहते हैं। हम इसका एक सिनोनिम देखेंगे और इसका एक हम एंटोनिम देखेंगे। क्राउड को हम कहते, थ्रोंग को कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन भी कहते हैं। कॉन्ग्रीगेशन, ये कॉन्ग्रीगेट वर्ब से बना है, ये कॉन्ग्रीगेट वर्ब से बना है। CONGREGAT, कॉन्ग्रीगेट मतलब होता है जमा हो जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना, भीड़ लगा देना। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है थ्रोंग, क्राउड, भीड़। और इसका सिनोनिम जो होगा वो होगा अलूफ, अलूफनेस। अलूफनेस मतलब अकेला, भीड़ में नहीं। अलूफनेस मतलब अकेला, भीड़ में नहीं। अगर कोई भीड़ का पार्ट है तो वो थ्रोंग का पार्ट है, और कोई भीड़ में नहीं है, कहीं अगर अकेला खड़ा है तो थ्रोंग का पार्ट कौन था इस चैप्टर में? कौन था थ्रोंग? वो बच्चे जो स्कूल से आ रहे थे ग्रुप में छुट्टी के बाद। और अलूफनेस में कौन खड़ी थी? अकेले कौन खड़ी थी? लेडी खड़ी थी वहां पे। ठीक है, ओके, इसे हम सेंटेंस बनाते हैं। There was a throng of schoolboys crossing the street। There was a throng of schoolboys, यानी कि there was a crowd of schoolboys, there was a congregation of schoolboys crossing the street। स्ट्रीट को क्रॉस करते हुए एक क्राउड ऑफ, अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज क्या कर रहे थे? स्ट्रीट को क्रॉस कर रहे थे। ठीक है ना। थर्ड वर्ड हम लेते हैं। इसमें जो आपका थर्ड वर्ड दिया हुआ है वो है नॉर। नॉर एक एडजेक्टिव होता है, सॉरी कंजंक्शन होता है। नीदर नॉर आपने पढ़ा होगा, वो रिलेटिव कंजंक्शन होता है। नॉर मतलब होता है कोई भी नहीं, नॉट एट ऑल। नॉर मतलब नहीं, ये नॉट होता है इसका मतलब। ठीक है, ये आपको पता होगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। नॉर मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं, यस मतलब हाँ, ये आपको पता होगा, इजी है इसलिए मैं इसको नहीं मेंशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है ग्लांस, GLANCE। मैं वही सारे वर्ड दे रहा हूँ जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत होंगे और आप उसको याद करें। ठीक है, ग्लांस जो है ना, इस सेंटेंस, इस यहाँ पे ग्लांस एक वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे इस पोएम में ग्लांस को नाउन की तरह यूज किया गया है। जब आप पोएम को उठाएंगे तो आपका जो सेकंड स्टैंजा है उसके लास्ट लाइन में द के बाद ग्लांस को यूज किया गया है। आपको पता है द एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल के बाद एक नाउन का यूज होता है, तो ग्लांस यहाँ पे नाउन के रूप में यूज किया गया है। इसे वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। ग्लांस मतलब होता है किसी की तरफ थोड़ी देर के लिए तेजी से देखना, यूं मुड़ के एक झलक देखना किसी को। जैसे मान लो कोई क्रॉस कर रहा है मेरे बगल से, तो एक नजर में उसको देखूंगा। मेरा सारा अटेंशन कहाँ होगा? आप लोगों पे होगा। लेकिन अगर कोई इधर से क्रॉस कर रहा है, सपोज इनकेस, या कोई इधर से आ रहा है, कोई जा रहा है, तो एक नजर में उसको देखूंगा। एक झलक किसी को देखना
उसे कहते हैं ग्लांस, ठीक है ना। अ क्विक लुक, जल्दी एक तेज नजर, किसी को तेज नजर से देखना ग्लांस कहलाता है। जल्दी से किसी पे तुम देखते हो थोड़ी देर के लिए, एकदम सेकंड भर के लिए या 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड में नहीं, 2 सेकंड हो जाएगा तो वो लुक हो जाएगा, ठीक है ना। उससे ज्यादा हो जाएगा तो उसका एंटोनिम हो जाएगा। ग्लांस मतलब होता है फटाक से किसी को थोड़ी देर के लिए देखना। क्विक लुक, क्विक लुक, यहाँ पे गौर कीजिएगा, लुक नाउन की तरह यूज हुआ है। क्विक एडजेक्टिव होता है और आर्टिकल होता है, आर्टिकल का रिलेशन नाउन से होता है, यानी कि अ की वजह से ये लुक यहाँ पे नाउन बन के आया है, ना कि वर्ब बन करके आया है, इसलिए ग्लांस का इसमें लुक नाउन ही दिया हुआ है, ठीक है ना। और किसी पे तेजी से देखना, जल्दी से देखना, एक नजर, ठीक है ना, उसे कहते हैं वर्ब के फॉर्म में, उसे वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, उसे हम ग्लांस कहते हैं, ठीक है ना। इसका हम एक सिनोनिम लेंगे और इसका एक हम एंटोनिम लेंगे। इसका एक सिनोनिम बड़ा अच्छा होता है ग्लिम्स। ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब होता है झलक, एक झलक, फटाक से किसी को देखना, क्विक, किसी पे क्विक नजर डालना। आपने जो किसी को क्विक नजर डाला है, किसी पे जल्दी से किसी पे अपनी नजर डाली है, उसे कहते हैं ग्लिम्स, थोड़ी देर के लिए, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। और एंटोनिम इसका होता है किसी को आप क्विक देखेंगे एकदम थोड़ी देर के लिए, इसका एंटोनिम क्या होगा, उसे घूर के लगातार आप देखेंगे ज्यादा देर तक, तो घूर के लगातार देखने को हम कहते हैं, इसके लिए एक वर्ड होता है, इसके लिए एक वर्ड होता है स्टेयर कर दीजिए आप, इसके लिए आप यूज कर दीजिए स्टेयर, STARE, स्टेयर, ठीक है, स्टेयर आप कर सकते हैं, क्विक स्टेयर, स्टेयर मतलब घूर के देखना, बिल्कुल सही। तो ग्लिम्स हो गया सिनोनिम ग्लांस का, और स्टेयर मतलब किसी को लगातार घूर करके देखना, ये एंटोनिम हो जाएगा आपका ग्लांस का। ग्लांस मतलब किसी को एक नजर जल्दी देखना, और स्टेयर मतलब किसी को देखना लेकिन लगातार घूर करके देखना, ठीक है ना। जैसे आपके क्लास में जब कोई एक नया स्टूडेंट आता होगा तो आप उसे ग्लांस देते होंगे या आप उस पर स्टेयर करते होंगे। जब कोई नया बच्चा आया है तो आप उसे स्टेयर करते होंगे, लगातार घूर के देखते होंगे, नया बच्चा है। और अगर कोई पुराना बच्चा है जो आपके पास से गुजर रहा है और आप होमवर्क बना रहे हैं तो आप उसे ग्लांस देंगे, एक झलक देखेंगे, लगातार घूर के नहीं देखेंगे, ठीक है। फोर्थ वर्ड हेलिंग, HAILINGS, अच्छा ओके, हेलिंग। ये हेलिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया गया है। हेलिंग मतलब होता है सेलिब्रेट करना, ग्रीट करना लोगों को सेलिब्रेशन में, सेलिब्रेशन में लोगों को ग्रीट करना, अभिनंदन करना, ठीक है ना, जोर जोर से चिल्लाना, ठीक है ना, उसको हेलिंग कहते हैं। तो जो बच्चे थे ना वो हेलिंग्स कर रहे थे जब वो स्कूल से वापस जा रहे थे अपने घर, कि उन्हें आजादी मिल गई स्कूल से, और वो जोर जोर से सेलिब्रेट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, ग्रीट कर रहे थे एक दूसरे को, घर जाने की शुभकामनाएं दे रहे थे। शुभकामनाएं नहीं, घर जाने की आप ये कह सकते हैं कि उसे एक सेंस ऑफ फीलिंग थी जिसे वो ग्रीट कर रहे थे कि हम तो स्कूल से आज फ्री हो गए, ठीक है। सो हेलिंग्स मतलब सेइंग वर्ड्स ऑफ वेलकम, ग्रीटिंग्स आर सेइंग वर्ड्स ऑफ वेलकम, greetings, saying words of welcome, ये दोनों होता है। इसका मतलब होता है सेलिब्रेट करना, ग्रीट करना, अभिनंदन करना, ठीक है ना, स्वागत करना किसी को। इसका एक हम सिनोनिम देखेंगे, इसका एक एंटोनिम देखेंगे। हेलिंग्स मतलब होता है सेलिब्रेशन, हेलिंग मतलब सेलिब्रेशन, ग्रीटिंग, सेलिब्रेट करना भी इसका सिनोनिम होता है, ठीक है ना। और सेलिब्रेशन का एंटोनिम क्या होगा, आप सेलिब्रेट कब होते हैं, जब आप सक्सेसफुल होते हैं, और जब आप फेल हो जाते हैं तो आप सेलिब्रेट नहीं करते हैं, आप फेल नहीं करते हैं, मजे नहीं करते हैं, मस्ती नहीं करते, एक दूसरे से ग्रीट नहीं करते हैं, तो इसका हो जाएगा सेलिब्रेशन का फेलियर। हेलिंग मतलब सेलिब्रेशन, मजे करना, मस्ती करना, और फेलियर मतलब इसके लिए आप यूज कर सकते हैं रू भी यूज कर सकते हैं। रू मतलब होता है खेद प्रकट करना, अफसोस करना,
हमारा जब अच्छा मार्क्स आता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं। सो हीलिंग मीन्स सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट। और जब आप सेलिब्रेट नहीं करते हैं तो उसके एंटोनिम आप रू करते हैं, यानी कि फेलियर हो जाते हैं, आप अफसोस करते हैं। ठीक है ना। इसमें हम एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बनाते हैं इससे एक, देयर वाज एन atmosphere of feelings among the boys, among the boys। से लिखे आप, राइट डाउन करें, देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ feelings among the boys। बच्चों के बीच में सेलिब्रेशन का, ग्रीटिंग्स का, वेलकम करने का एक एटमॉस्फेयर था, एक माहौल बना हुआ था। ठीक है, ओके। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो पुराने वर्ड्स मैंने आपको कराया था उनके रिविजन्स हो रहे हैं, आप उनके उन वर्ड्स को यूज करते रहें आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के बाद ये वर्ड्स भूल जाएंगे, फिर से आपको याद करना पड़ेगा। और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये सारे वर्ड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ओके। सो 1 2 3 4 वर्ड्स मैंने बता दिए थे। फिफ्थ वर्ड है पॉज्ड। तो आपको पता भी होगा पॉज क्या होता है। आप वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आप पॉज करते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए उसको स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। ये एक वर्ब है, V2 है, इसका मतलब होता है स्टॉप्ड। स्टॉप करने का मतलब फाइनली स्टॉप नहीं करना, एंड नहीं करना, थोड़ी देर के लिए रोक देना। जैसे ट्रेन चलती है ना, तो स्टेशन पे आकर के वो पॉज करती है, थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर निकल जाती है अगले स्टेशन की तरफ। वीडियो चलती है, हम उसको पॉज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे अगर हमें बाहर जाना है, बाथरूम जाना है या पानी पीनी है, तो वीडियो चल रही है तो उसे पॉज कर देते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए उसे हम रोक देते हैं। फाइनली एंड नहीं करते हैं, उसको टर्मिनेट नहीं करते, उसको बंद नहीं करते। तो पॉज मींस स्टॉप्ड, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसका हम एक सिनोनिम देखेंगे और इसका हम एक एंटोनिम देखेंगे। पॉज्ड का हम सिनोनिम बना सकते हैं, पॉज से बनता है हॉल्ट, हॉल्टेड। हॉल्ट जो रेलगाड़ी होती है ना, उनकी हॉल्ट होती है ना पर्टिकुलर जंक्शन पे, थोड़ी देर के लिए वो रुकते हैं, उसके बाद फिर वो अपनी वो आगे बढ़ जाता, ड्राइवर आगे बढ़ जाता है। पैसेंजर्स को उतारने के बाद जब पैसेंजर चढ़ जाते हैं तो जितने मिनट के लिए वो रेलगाड़ी रुकी उतनी देर तक वो हॉल्टेड रही, यानी कि उसको रोक करके रखा गया, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू हो गया। और इसका एक एंटोनिम हो जाएगा कंटिन्यूड। कंटिन्यूड। अब इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं हम। He paused the video he paused the film he paused the film for 2 minutes। इसने फिल्म को, चलती फिल्म को 2 मिनट के लिए रोक दिया, पॉज कर दिया। ठीक है ना, ओके। He paused the film for 2 minutes। 2 मिनट के लिए उसने चलते हुए फिल्म को हॉल्ट कर दिया, रोक दिया, और उसके बाद उसने उसे कंटिन्यू कर दिया। अगर आप रोकेंगे नहीं तो क्या होगी, कोई चीज कंटिन्यू रहेगी, चलती चली जाएगी। तो हॉल्ट का एंटोनिम यानी कि पॉज का एंटोनिम कंटिन्यू। सिक्स्थ वर्ड हम देखते हैं इसमें। सिक्स्थ वर्ड जो इसमें फॉर ऑल है, इसका कोई एंटोनिम सिनोनिम नहीं बनेगा। फॉर ऑल मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, के बावजूद। फॉर ऑल
his effort he failed, for all his effort he failed, हर मेहनत के बावजूद, पूरी कोशिश के बावजूद वो फेल कर गया। तो फॉर ऑल मतलब होता है दो, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। नेक्स्ट वो एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है लेंड अ हैंड, लेंड अ हैंड, एक इडियम है वर्ब के रूप में, ठीक है ना। लेंड अ हैंड, लेंड अ हैंड मतलब होता है किसी के तरफ अपनी हाथ बढ़ाना, किस लिए? उसे मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। किसने अपना हैंड लेंड किया फॉरवर्ड? इसमें आप सोचे, उस बच्चे ने अपना हैंड लेंड किया, आगे की तरफ उसने बढ़ाया, यानी कि उसने सहायता देने की कोशिश की, उसे हेल्प करने की कोशिश की, उसकी तरफ वो गया, मतलब किसकी तरफ? उस ओल्ड लेडी की तरफ वो बच्चा जाता है और अपना हैंड लेंड करता है, यानी कि उसे मदद करता है, सहायता करता है उस स्ट्रीट को क्रॉस कराने में। तो हेल्प इन डूइंग समथिंग इसका डेफिनेशन है, हेल्प इन डूइंग समथिंग। स्टेज मतलब समथिंग, स्टेज मतलब समथिंग, शॉर्ट फॉर्म है, सेम लिखते हैं स्टेज। किसी को, किसी काम को पूरा कराने में किसी की मदद करना, दैट मींस लेंड अ हैंड। इसका एक हम सिनोनिम वर्ड देखेंगे और एक इसका हम एंटोनिम वर्ड देखेंगे। इसका एक सिनोनिम वर्ड ले सकते हैं, लेंड अ हैंड का हम एक सिनोनिम ले सकते हैं। चलिए मेरे असिस्ट ले लेते हैं। असिस्ट मतलब ये होता है मदद करना। लेंड V1 है, LENT इसका V2 होता है। लेंड अ हैंड मतलब किसी की मदद करना, किसी काम को पूरा कराने में, तो उसे असिस्ट भी कहते हैं। असिस्ट का सिनोनिम जो होता है वो हेल्प होता है, ठीक है ना। हेल्प का सिनोनिम असिस्ट होता है। और किसी की मदद नहीं करना, पीछे हट जाना, उसको कहते हैं, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा, उसे कहते हैं विथड्रॉ। विथड्रॉ, पीछे हट जाना। आगे बढ़ के किसी की मदद करना, लेंड हेल्प, लेंड हैंड। आगे बढ़ के किसी की मदद करना, असिस्ट। आगे बढ़ के किसी की मदद करना, हेल्प। और पीछे हट जाना, मदद ना करना, उसको विथड्रॉ कहते हैं, रिट्रीट भी से कहते हैं, ठीक है ना, विथड्रॉ। सेंटेंस आप बनाए, द बॉय लेंट, लेंट का LENT V2 होता है। द बॉय लेंट अ हैंड, किसे? टू द ओल्ड लेडी। उस लड़के ने असिस्ट किया, मदद किया उस लेडी का, उस ओल्ड लेडी का, इस पोएम में। द बॉय लेंट अ हैंड टू द ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी को उस लड़के ने मदद की, असिस्ट किया, पीछे नहीं हटा वो मदद करने से। नेक्स्ट जो इसमें मैंने वर्ड आपके लिए निकाला है, चिल, एक बहुत अच्छा वर्ड है। यहाँ पे इसमें नहीं है, बट मैं कुछ वर्ड्स मैंने आपके लिए सेपरेट कर दिए हैं, जिसके आपको सिनोनिम एंटोनिम पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो चिल है, CHILL, ठीक है ना। चिल जो है ये नाउन है। चिल मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा ठंडी, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कोल्डनेस, कोल्डनेस नाउन का फॉर्म यूज होता है, ठंडी। अब चिल होता है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम कोल्डनेस, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ठंडी, ठीक है ना। इसका एक हम सिनोनिम देखेंगे और इसका एक हम एंटोनिम देखेंगे, ठीक है ना। इसका एक हम ये देखेंगे। तो इसका हम बना लेते हैं ना, कोल्डनेस से कूलनेस कर सकते हैं ना, कूलनेस, कूलनेस कर सकते हैं, ठंडी, ठीक है ना। और ठंडी का उल्टा क्या होता है? हीट, गर्म, ठीक है, ओके। इसे एक सेंटेंस बनाते हैं। The lady was feeling chill, क्या महसूस कर रही थी? कोल्डनेस महसूस कर रही थी। इस फील का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, फील को ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट बना दिया चिल। द लेडी वाज फीलिंग चिल ऑन द स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट। स्ट्रीट पे
उस लेडी को क्या फील हो रही थी? चिल फील हो रही थी, कूलनेस फील हो रही थी, ठंड फील हो रही थी। क्यों? आपको पता है स्नो हुआ था, बर्फ हुई थी। ठीक है, एथ वर्ड अब इसमें जो हमने निकाला है वो है हीड, HEED। ये एक वर्ब है। हीड मतलब होता है किसी की तरफ ध्यान देना, पे अटेंशन टू, किसी की तरफ ध्यान देना, किसी चीज की तरफ, किसी बात की तरफ, किसी आदमी की तरफ कोई आपको कुछ कह रहा है तो उस तरफ ध्यान देना हीड होता है। जैसे आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना तो अनाउंसमेंट से पहले कहती है ना वो लेडी लाउड स्पीकर साउंड में कि काइंडली पे अटेंशन, तो पे अटेंशन को कहते हैं हीड। ठीक है, पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू, ध्यान देना। पे अटेंशन टू मतलब हीड मतलब ध्यान देना। आई मीन हीड ऑन माई वर्ड्स, मेरे बातों पे ध्यान दो, या हीड भी, मेरी तरफ ध्यान दो। ठीक है, इसका हम सिनोनिम बनाएंगे, इसका हम एंटोनिम बनाएंगे, इसका हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है ना। हीड का होता है नोटिस, वो नोटिस नहीं जो आपको रिटन फॉर्मेट में दिया जाता है स्कूल में, वो नोटिस नहीं। ठीक है ना, फिर वो नाउन हो जाएगा। ये नोटिस मतलब ध्यान देना। सॉरी सर, आई डिड नॉट हीड योर वर्ड्स, सॉरी सर, आई कुड नॉट पे अटेंशन टू योर वर्ड्स, सॉरी सर, आई कुड नॉट नोटिस योर वर्ड्स, सॉरी सर, आई कुड नॉट हीड यू, सॉरी सर, आई कुड नॉट पे अटेंशन टू यू, सॉरी सर, आई कुड नॉट नोटिस यू। सर मैंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने जो कहा उसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, एक बार फिर से बता दीजिए। तो हीड मतलब होता है ध्यान देना, नोटिस करना। और नजरअंदाज करना इसका एंटोनिम होगा, तो इसको लिख देंगे अवॉइड। अवॉइड मतलब नजरअंदाज करना, ध्यान ना देना। कुछ बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में जो हीड करते हैं अपने टीचर्स के वर्ड को, कुछ बच्चे होते हैं जो अवॉइड करते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते पढ़ने में। तो स्टूडेंट्स को हीड करना चाहिए, पे अटेंशन करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए कि टीचर्स क्या बता रहे हैं, शिक्षक क्या बता रहे हैं, उन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। Nobody on the street heeded. Nobody on the street heeded glance of her anxious eyes. अब आप खुद देख लीजिए, मैंने यहाँ डाला नहीं है, यहाँ पे हर कौन है? वो ओल्ड लेडी है। उस ओल्ड लेडी के एंक्शस आई यानी कि नर्वस आई की तरफ, चिंतित आंखों की तरफ किसी ने भी ध्यान उस स्ट्रीट में नहीं दिया। हीड मतलब ध्यान देना, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था उस बच्चे को छोड़ करके। ठीक है ना। Nobody on the street heeded glance of her anxious eye. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करते रहे साथ साथ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्ड है मैंने निकाला इसमें आपके लिए 11th नंबर वर्ड है पाइप, PIL, पाइप। ठीक है, ये एक नाउन भी और एक वर्ब भी है। नाउन भी और एक वर्ब भी है। ठीक है, चलो मैं इसको वर्ब की तरह लेकर के चलता हूं। ठीक है, पाइप मतलब होता है कलेक्शन। चलो इसमें तो आपको नाउन की तरह दिया हुआ है, पाइप कर दिया हुआ है इसको। चलो इसको नाउन की तरह पहले आपको समझाता हूँ, फिर वर्ब की तरह भी समझा दूंगा। पहले नाउन से समझ लीजिए। पाइप मतलब क्या होता है? कलेक्शन, किसी चीज का इकट्ठा होना। इकट्ठा कोई चीज अगर है तो वो पाइल है, यानी कि उसका कलेक्शन है। ठीक है ना, संग्रह है उसका, तो इसको हम कलेक्शन कर देते हैं।
COLLECTIONS, कलेक्शंस या कलेक्शन आप रखें, पाइस तो है नहीं तो कलेक्शन रखें, सिंगुलर ही रखें, ठीक है। इसका एक हम सिनोनिम बनाएंगे, इसका एक एंटोनिम बनाएंगे। पाइल का सिनोनिम बहुत सारे होते हैं, लेकिन हीप एक बहुत ज्यादा यूज्ड वर्ड है। हीप, हीप मतलब ये होता है इकट्ठा, कलेक्शन, ठीक है ना। और कोई चीज अगर टुकड़ों में है, अलग अलग है, कलेक्शन में नहीं है, टुकड़ों में है, अलग अलग पार्ट्स में है, तो उसको डिच कहते हैं, DITC। वैसे एक डिच का मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा, ठीक है ना। तो वो उस सेंस में नहीं है, या डिच का मतलब हुआ स्कैटर्ड, बिखरा हुआ, अलग अलग। पाइल मींस कलेक्शन, इसका सिनोनिम हीप और एंटोनिम डिच। अब इसे नाउन के तौर पे हम सेंटेंस बनाते हैं। There was a pile of books on the table. टेबल पे बहुत सारे बुक्स का क्या था? There was a pile of books on the table. और हो गया आर्टिकल और पाइल हो गया इसका नाउन, ठीक है ना। क्या था? बुक का कलेक्शन था। क्या टेबल पे क्या रखा हुआ था? बुक का कलेक्शन था। एक सब जगह सारे बुक्स टेबल पे इकट्ठा रखे हुए थे, अलग अलग नहीं रखे हुए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो वर्ड मैंने आपके लिए वर्ड निकाला है वो इसमें है एक बड़ा अच्छा हैसन वर्ड, तो बहुत यूज होता है ये वर्ड, HASTEN, हैसन वर्ड। ये वर्ब होता है, हेस्ट एडजेक्टिव होता है, हेस्टली एडवर्ब होता है, और हैसन जो होता है ये इसका वर्ब फॉर्म। हैसन मतलब होता है कोई जल्दी, कोई काम जल्दी जल्दी करना, स्पीड अप करना, किसी काम के करने की रफ्तार को बढ़ाना, स्पीड अप करना, स्पीड अप। हम कहते हैं ना, अरे हैसन यार जल्दी जल्दी करो यार, द ट्रेन इज अबाउट टू कम, ट्रेन आने वाली है, जल्दी जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो। किसी भी काम को, जैसे शादी वगैरह होती है ना घर में, तो सब सारे लोग जो काम करते हैं सारे लोग हैसेंड हो जाते हैं, यानी कि काम करने की रफ्तार को बढ़ा देते हैं कि बारात आने वाली है, सब लोग बिजी होते हैं, तो काम करने की रफ्तार तेज होती है। काम करने की रफ्तार अगर तेज हो, यानी कि आप हैसन कर रहे हैं, आप काम को हैस्टली कर रहे हैं, यानी कि तेजी से कर रहे हैं, ठीक है ना। इसे मैं सिनोनिम बनाता हूं और इसे एंटोनिम बनाता हूं, ठीक है ना। सो इसका एक हम सिनोनिम बना लेते हैं, क्विक से ही, क्विक एडजेक्टिव से हम बना लेते हैं क्विकन। क्विकन क्विक एडजेक्टिव होता है, क्विकली एडवर्ब होता है, और क्विकन इसका वर्ब होता है, ठीक है ना। तो क्विकन मतलब कोई चीज जल्दी जल्दी करना, ठीक है ना। और स्लो इसका हम एंटोनिम बना लेंगे। स्लो हम एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज करते हैं, स्लो हम क्या वर्ब के फॉर्म में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। ये जो स्लो मैन, तो स्लो हो गया एडजेक्टिव, ही स्लोड द स्पीड ऑफ द कार, उसने कार की स्पीड को कम कर दिया। जब स्पीड कम हुआ तो स्लो हो गया, स्लो कर दिया उसने। और हैसन मतलब स्पीड को अप कर दिया, यानी कि काम करने की जो कार चलाने की जो गति थी उसको तेज कर दिया, एक्सीलरेट कर दिया, क्विक कर दिया, तेज कर दिया। हमें कोई भी काम हैसन होकर के करना चाहिए, क्विकन होकर के करना चाहिए, क्विकन करना चाहिए, स्लो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करनी चाहिए। अब इतनी भी जल्दी नहीं कि आप चीजों को समझ ही नहीं पाए, लेकिन इतना भी स्लो नहीं कि आप एक चीटी भी आपके सामने पास हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। इसे एक सेंटेंस बनाएंगे। धोनी hasn't the Dhoni hasn't the स्कोर कार्ड। चलो, धोनी ने स्कोर कार्ड को क्या किया? क्विक किया, तेज किया। अब लंबे लंबे उसने छक्के मारने स्टार्ट किए। धोनी हैसंट द स्कोर कार्ड, धोनी ने
स्कोर कार्ड, जो स्कोर कार्ड होता है ना क्रिकेट में बोर्ड पे लिखा होता है, उसके गति कैसे बढ़ती है स्कोर कार्ड की? आपने चौका मारा तो 4 रन ऐड हो गए, तो ज्यादा हो गए, तेज हो गए। तो जितने ज्यादा आप छक्के मारेंगे उतनी जल्दी जल्दी आपके रन स्कोर बढ़ेंगे, स्कोर कार्ड आपके बढ़ते रहेंगे। एक ओवर में अगर आपने 15 रन बनाए तो आपके 15 रन ऐड होंगे। अगले ओवर में अगर आपने 20 बनाया और तेजी से ज्यादा रन बनाया, क्विकन किया आपने, यानी कि स्पीड अप किया रन बनाने के प्रोसेस को, यानी कि आपने उस काम को तेजी से किया, स्लो नहीं किया। दोनों ही हैजन द स्कोर कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो वर्ड है वो मैंने निकाला है कंटेंट, CONTENT, कंटेंट। ठीक है ना, ये हम नाउन है, ये हम इसका एडजेक्टिव बनाते हैं कंटेंटेड, ईडी लगा करके, CONTENTED, कंटेंटेड। ठीक है ना, कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट होना, एक ऐसी स्थिति में होना, इन ए स्टेट कि आपको हैप्पीनेस फील हो। जैसे मान लो सपोज आपने एक्सपेक्ट किया है कि मुझे इस बार मैथमेटिक्स में 85 आ जाएगा, और इस बार आपको मैथमेटिक्स में 82 आया, तो ठीक है, 3 मार्क्स का शॉर्टेज है, लेकिन आप 3 मार्क्स की वजह से आप उदास नहीं होंगे, आप कंटेंट फील करें, क्योंकि ठीक है आपने जो टारगेट सेट किया हुआ था 85 लाने का, पिछली बार 75 आया, इस बार मैं 85 लाऊंगा, तो 85 नहीं आकर के 82 ही आया, लेकिन 75 से तो ज्यादा आया ना। सो यू नीड टू बी कंटेंट, यानी कि आपको संतुष्ट होने की जरूरत है, आपको सेटिस्फाइड होने की जरूरत है, आपको एक हैप्पीनेस फील करने की जरूरत है। तो जब आप एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं, ऐसे अवस्था में चले जाते हैं जिसमें आपको पीसफुल हैप्पीनेस महसूस होती है, शांति भरा खुशी महसूस होती है, शांति से खुशी महसूस होती है, तब आप कंटेंट होते हैं, कंटेंटेड हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जिसमें आप संतुष्ट खुश महसूस हो, तो आप वो स्थिति कंटेंट होती है। इसे कहते हैं इन अ स्टेट ऑफ पीसफुल हैप्पीनेस, इन अ स्टेट ऑफ पीसफुल हैप्पीनेस, इन अ स्टेट ऑफ पीसफुल हैप्पीनेस। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्थिति जिसमें आप खुद को संतुष्ट खुश महसूस कर रहे हैं, उसे आप उस अवस्था को कंटेंट कहेंगे। आप जैसे इंडिया ने मान लो सपोज 20 ओवर में टारगेट रखा था कि 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम बनाएंगे 210 रन, लेकिन इंडिया 190-95 ही बना सकी, तो फिर भी इंडिया को कंटेंट फील करना पड़ेगा, यानी कि इंडिया को संतुष्ट फील करना पड़ेगा कि ठीक है चलो 15 रन कम, लेकिन हमने एक अच्छे खासे रन, ठीक ठाक रन हमने स्कोर कार्ड पे डाल दिए हैं, इसको सेव किया जा सकता है, इस रन को डिफेंड किया जा सकता है। इसका एक सिनोनिम लेंगे हम, इसका एक हम एंटोनिम लेंगे, और इससे एक हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया कंटेंट मतलब होता है द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, द स्टेट ऑफ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। के लिए हमें बना देते हैं, सिंपल सा सिनोनिम हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाएगा, और होता ही है, कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड। ठीक है, तो नाउन मैंने बनाया ना, तो सेटिस्फैक्शन कर लीजिए, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन इसको हम कर लेंगे इसका सिनोनिम, और एंटोनिम कर लेंगे रिग्रेट, पश्चाताप। संतुष्ट महसूस करना, कंटेंट फील करना, रिग्रेट महसूस करना, पश्चाताप फील करना। ठीक है ना, हमने एक्सपेक्ट किया था कि आ जाएगा हमें 85 और आए 82, तो मैं कंटेंट हूं, चलो मैं सेटिस्फाइड हूं, चलो पिछली बार 75 आया था, इस बार 82 आया, तो कुछ तो बढ़ के आया, कम नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्ट किया था 85, और अपनी ही गलतियों की वजह से पिछली बार जो 75 आया था उससे भी कम आ गया, 70 ही आया इस बार, तो अब मुझे अपनी ही गलतियों की वजह से मेरे मार्क्स कम हुए हैं, तो मैं रिग्रेट फील करूंगा, यानी कि मैं अफसोस फील करूंगा, मैं सेटिस्फाइड फील नहीं करूंगा। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं।
he is feeling, क्या महसूस कर रहा है? कंटेंट. He is feeling content, he is feeling satisfaction, he is feeling content over his marks. अपने मार्क्स पे वो अच्छा कंटेंट के साथ ऑन लगाते हैं. He is feeling content on his marks. ठीक है ना? तो अपने मार्क्स पे उसे क्या फील हो रहा है? उसे संतुष्टि फील हो रही है, उसे हैप्पीनेस फील हो रही है, उसे सेटिस्फैक्शन फील हो रही है, उसे अफसोस नहीं फील हो रहा है. ठीक है. तो ये सारे आपके 13 वर्ड्स जो है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है. आप इन वर्ड्स को जो मैंने तरीका बताया है इनके आप मीनिंग्स याद करें, पार्ट ऑफ स्पीच याद करें, एंटोनिम सिनोनिम याद करें, सेंटेंस पहले याद करें, फिर से आप खुद से भी एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करें. ठीक है. तो इस तरीके से आपका ये वोकैबुलरी का सेशन खत्म होता है. थैंक यू.